हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कंपेंटोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बज्जी महाजनपद। बज्जी महाजनपद आप जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से यह भी एक बहुत बड़ा महाजनपद था, ठीक है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका कि वहाँ पर 16 महाजनपद की कैसे निर्माण होती है, कैसे उसका निर्माण होने की प्रोसेस होती है, स्थापना कैसे होती है, ठीक है। इस पर चर्चा काफ़ी रूप से हो चुकी है। उसके बाद उसमें से पहला महाजनपद हम लोगों ने चर्चा कर चुका है, यानी कि अंग महाजनपद के बारे में, क्या उसका प्रोसेस है वहाँ पर सारा चीज़ का, ठीक है। उसके बहुत सारे फैक्ट हम लोगों ने याद किया है, ठीक है, उसको हम लोगों ने जाना है। अब उसके बाद उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अगले सीरीज में इस वीडियो में हम लोग बज्जी महाजनपद की चर्चा करेंगे। और बज्जी महाजनपद क्या इसके प्रोसेस हैं, कैसे हैं, ठीक है, इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, इस बज्जी महाजनपद पर किसने आक्रमण किया, ठीक है, इस सारी चीज की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे राजधानी, सबसे पहले बज्जी महाजनपद की राजधानी देखा जाए तो यह मिथिला, 3 रूप में आता है, मिथिला, विदेह और वैशाली, इसकी 3 राजधानियां थी, ठीक। मिथिला, विदेह, वैशाली। इसको याद रखने के लिए, ठीक है, बाकी सब राजधानियों के साथ यह मतलब कि मैच ना हो जाए, यानी कि बज्जी महाजनपद का, तो इसको याद रखने के लिए आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा इसमें कि क्या करेंगे आप, सबसे लास्ट वाला जो अक्षर है, जैसे मिथिला का ला हो गया, विदेह का ह हो गया और वैशाली का ली हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को उठाकर अगर हम यहाँ रखते हैं तो एक शब्द बनता है, ठीक है, ला ह ली, लाहली शब्द बना। अब ला से क्या हो जाएगा, पहला का मिथिला, ह से विदेह, ली से वैशाली, यानी कि तीनों अक्षर में अलग अलग राजधानियों का नाम समाहित है और इससे लाहली एक शब्द बनता है। लाहली का मतलब होता है लेना, लेने से होता है, लेना का, जिसको हम लोग टेक के सेंस में लेते हैं, ठीक है। तो एक के शब्द आता है लाहली, भोजपुरी वगैरह में ये सब कहा जाता है, ठीक है, लाहली। तो लाहली की जगह पर लाहली कह सकते हैं, तो ठीक है। तो लाहली क्या हो गया, यानी कि तीनों राजधानियों का यहाँ पर एक संगम हो गया और इस तरह से इसकी राजधानी के रूप में इसको कुछ हिंट्स यहाँ पर मिला, ठीक है, इसको राजधानी याद करने का एक तरीका मिला, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्तमान स्थिति, बज्जी महाजनपद का वर्तमान स्थिति। बज्जी महाजनपद जो है बहुत बड़ा महाजनपद था, ठीक है, बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था और इतने बड़ा महाजनपद जो देखा जाए, ठीक है, तो इसकी अभी वर्तमान जो स्थिति है, ठीक है, इसमें लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हो जाते हैं। नॉर्थ बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, यानी कि नॉर्थ बिहार में, यानी कि नॉर्थ बिहार को अगर देखा जाए तो गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र से लेकर, ठीक है, जैसे वैशाली से शुरू होता है और वहाँ नेपाल की तराई तक जाते हैं, ठीक है। तो इस सब क्या 5 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वर्तमान के जो हैं, जो नेपाल के पास, यानी कि नेपाल के बॉर्डर तक, और वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे अगर इनका देखा जाए तो सबसे पहले दरभंगा वर्तमान स्थिति, दरभंगा भी इसमें शामिल हो जाएगा। दूसरा है मधुबनी भी आ जाएंगे। फिर मुजफ्फरपुर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सीतामढ़ी आ जाएंगे, उसके बाद शिवहर भी आ जाएगा। यह 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसमें, वर्तमान स्थिति इसकी 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल होती है और इस तरह से दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। इसको याद करने का टेक्निक ये है कि कैसे याद करेंगे, जैसे दरभंगा को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो डी लेटर से शुरू होगा, तो यहाँ पर डी हो गया। फिर उसके बाद मधुबनी आता है, ठीक है, मधुबनी को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो एम से शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर को अगर इंग्लिश में शुरुआत करते हैं तो ये भी क्या होगा, एम से होगा। फिर उसके बाद सीतामढ़ी है, शिवहर है, सीतामढ़ी शिवहर दोनों क्या होगा, एस से शुरुआत होगा, 2 यहाँ पर एस आया। अगर इसको हम और शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो डी तो एक है, सिंगल है, एम डबल है, ठीक है, तो हम इसको एम स्क्वायर कर देते हैं और एस 2 है तो इसको भी क्या करेंगे, एस स्क्वायर। तो डी से क्या हो जाएगा, दरभंगा,
एम में यहाँ 2 है यानी कि एम स्क्वायर है, डबल है एम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मधुबनी और मुजफ्फरपुर हो जाएंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल। और एस जो है ये भी स्क्वायर यानी कि डबल एस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा शिवहर और सीतामढ़ी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इसको याद करने के लिए यानी कि इसकी वर्तमान स्थितियों के रूप में देखा जाए तो डी लेटर से शुरुआत और डबल एम से और डबल एस से यहाँ पर शुरुआत है। ठीक है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आएंगे और ये आपको एक आसान तरीका हो जाता है याद करने का। ठीक है, थोड़ा सा, और इस तरह से इसकी 5 वर्तमान स्थितियां, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसकी वर्तमान स्थितियां हैं। ठीक है, अगले में है कि कितने कुलों या गणराज्यों का यह संघ था। कितने कुलों या गणराज्यों का यह संघ है, तो यह 8 कुलों या गणराज्यों का संघ है। टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो अब यहाँ पर 8 कौन कौन है और इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसमें सबका तो ट्रिक नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ इसके इम्पोर्टेंस शब्दों को जो बार बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके व्यू से हम लोग याद कर सकते हैं और कुछ कुछ ट्रिक इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, जो जहाँ पर संभव वहाँ पर हम ट्रिक आपको बताएंगे याद करने का। जैसे अगर कहा जाए तो पहला कुल जो है यह एरिया जो पड़ेगा कपिलवस्तु, तो यह कपिलवस्तु जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में है। ठीक है, वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ का शाक्य गणराज्य था। ठीक है, शाक्य गणराज्य था और इसी शाक्य गणराज्य में देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी, यूपीएससी में भी आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, तो आता है क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन का जवाब होगा शाक्य कुल के थे। ठीक है, तो शाक्य कुल यानी काफी इंपॉर्टेंट है, शाक्य भी कपिलवस्तु भी। और कपिलवस्तु एरिया जो है उसमें भी यानी कि लुम्बिनी जो एरिया है वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है कुलों में तो सुमसुमगिरी एरिया एक है, सुमसुमगिरी, और वहां पर कौन थे, मग्ग वहां पर कुल था या गणराज्य था और इनकी वहां पर प्रशासन चलती थी। तो इस तरह से सुमसुमगिरी का मग हो जाता है। ठीक है, सुमसुमगिरी यहाँ पर 2, यहाँ पर एम की चर्चा, म की चर्चा हुई है, यहाँ पर म की शुरुआत है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर हिंट्स मिल जाता है। उसके बाद तीसरा में आते हैं तो अलकप के बोले, अलकप में कौन थे, तो बुली गणराज्य था, वहां पर बुली कुल के थे। तो अलकप का बुली को कैसे याद करेंगे, आप इसके पहले लेटर देखेंगे अलकप का यानी कि अ से है और बुली में देखेंगे तो यह बू से है। ठीक है, तो अगर इन दोनों लेटर को हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, अब्बू बनता है। और अब्बू जानते हैं कि एक समुदाय में यानी कि मुस्लिम समुदाय में खास करके देखा जाता है तो इसको यानी कि फादर को अब्बू कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब्बू शब्द क्या है, एक बहुत ही प्रचलित एक शब्द है जिसको आप याद रखेंगे तो अस से क्या हो जाएगा अलकप और बूस से बुल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कोड आप याद कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसे तरह से कोड बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको दिखाया जा रहा है कि मतलब कि आपके दिमाग में थोड़ा सा हिंट्स मिल जाए और वहां पर थोड़ा सा गलती होने की संभावना कम हो जाए। ठीक, उसके बाद चौथा में आते हैं तो केशपुत। ठीक है, एरिया कौन सा है, केशपुत। केशपुत के कौन सा गणराज्य था, वहां पर कलाम नाम का गणराज्य था। जब भी कलाम का नाम आता है तो हम लोग के जहन में क्या आता है, अब्दुल कलाम आजाद की एक फिगर आ जाती है। ठीक है, और अब्दुल कलाम आजाद के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, कि उनकी बाल जो थी काफी बड़ी बड़ी होती थी, तेरे नाम के मूवी के जैसा। ठीक है, तो उनकी जो बाल इतनी बड़ी बड़ी होती थी और बाल को कोई या अक्सर देखा जाता है बाल को केस भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाल को केस कहा जाता है, तो इस व्यू से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं कि केशपुत अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद की बाल लंबी लंबी होती थी और बालों को केस कहा गया है, तो केशपुत का कलाम यानी कि कलाम साहब की जो केस थी लंबी लंबी थी और इस तरह से इनको हम याद कर सकते हैं। फिर है पांचवा रामग्राम का कोलिये। अब जानते हैं कि कोलिये जो गणराज्य था वहां पर महात्मा बुद्ध की जो माता है, ठीक है, माता की एक चर्चा आती है कि महात्मा बुद्ध की माता जो है किस गणराज्य से थी, तो कोलिये गणराज्य की थी। ठीक है, और वहाँ की राजकुमारी थी वो। तो इस तरह से रामग्राम के कोलिये। ठीक है, तो कोलिये काफी प्रसिद्ध है, हमको नहीं लगता है यहाँ पर कोड बनाने की जरूरत है, लेकिन कोड की अगर जरूरत है तो यहाँ पर भी कोड आप बना सकते हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं या हम अगर बनाते हैं तो यहाँ पर हमसे सबसे अच्छा कोड यही मिल सकता है कि राम, पहला यानी कि शब्द जो है रामग्राम, इसमें से हम राम को उठा लेते हैं, राम 2 यहाँ पर अक्षर और यहाँ पर एक पहला लेटर जो है यानी कि को, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, तो राम को
आप जानते हैं काफ़ी फेमस है राम, तो ये राम शब्द काफ़ी फेमस है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा राम को, यानी कि राम ग्राम और को से क्या हो जाएगा कोलिए, और इसको हम लोग इस कोड को याद करके यानी कि राम ग्राम का कौन हो जाएंगे कोलिए। अगले छठा में है कि पिपलीवान। पिपलीवान के कौन थे मौर्य, मौर्य गणराज्य, ठीक है मौर्य कुल। अब जानते हैं कि मौर्य जो है मौर्य कुल के यानी कि पिपलीवान के जो राजा थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। तो वहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पिपलीवान के मौर्य वंश के थे यानी कि कुल के थे, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। या अगर कोड के हिसाब से इसको याद करना चाहते हैं तो पिपलीवान का मौर्य कैसे याद रखेंगे, पी और मौर्य, सॉरी पी और मौर्य, तो इसमें पी से हो जाएगा पिया, अब मौर्य में क्या हो जाएगा मोरे, तो एक शब्द बना पिया मोरे, कौन सा शब्द बना पिया मोरे, तो पिया से क्या हो जाएगा पिपलीवान और मौर्य से क्या हो जाएगा यानी कि मोरे से क्या हो जाएगा मौर्य। तो इससे भी कुछ हिंट्स मिल जाएगा आपको इसको याद करने का। फिर है सातवां वैशाली, सॉरी सातवां है वैशाली। तो वैशाली का देखा जाए तो लिच्छवी गणराज्य यहाँ पर था, ठीक है। तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, वैसे भी आप जानते हैं कि इसी वैशाली यानी कि लिच्छवी गणराज्य में एक के नगर वधु के नाम से जाना जाता है आम्रपाली को, आम्रपाली, आम्रपाली एक नगर वधु है, रॉयल डांसर है वहाँ के, ठीक है बज्जी महाजनपद में यानी कि वैशाली लिच्छवी गणराज्य की। और इस तरह से देखा जाए तो तीनों शब्द जो है वैशाली, लिच्छवी और आम्रपाली में एक लेटर क्या है कॉमन है, क्या लेटर कॉमन है, तो ली शब्द यहाँ और यहाँ का ली और यहाँ का भी ली, तो तीनों ली को यहाँ पर मिला देते हैं तो ट्रिपल ली हो जाता है, ठीक है। इसको हम ली और ली कहते हैं, ठीक है। और यह तीनों एक ही स्थान से यानी कि एक ही जगह से ये लोग मतलब कि संबंधित है, तो इस तरह से हम इसको भूल नहीं सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आठवां है, आठवां में है मिथिला। मिथिला भी काफी पॉपुलर है, काफी भी इसका नाम प्रचलित है। मिथिला के राजा कौन थे, जनक थे, ठीक है, जिनकी पुत्री सीता थी और यह विदेह गणराज्य में पड़ता था। तो इस तरह से मिथिला का विदेह है, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद जब आते हैं यानी कि आठों गणराज्यों के बारे में चर्चा होने के बाद, तो अब इसके बारे में क्या क्या और भी फैक्ट हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पहला फैक्ट है कि केपी जायसवाल बज्जी महाजनपद के बारे में कुछ कमेंट किए हैं, ठीक है, कुछ उनके बारे में कुछ कहे हैं, ठीक है, कि बज्जी महाजनपद जो था यह प्रजातंत्र का सबसे पहला जन्म स्थल है, ठीक है। बज्जी महाजनपद जो है प्रजातंत्र का सबसे पहला जन्म स्थल है, ठीक है। यानी कि प्रजातंत्र की स्थापना इसके समय ही हो चुकी थी, ठीक है। और जब ये अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आते हैं, तो यहाँ पर ये लोग इंडियन को क्या सभ्यता सिखाने चले थे कि प्रजातंत्र क्या होता है, सभ्यता क्या होती है यहाँ पर, जबकि उनको पता नहीं कि बज्जी महाजनपद ही प्रजातंत्र का जन्म स्थल कहा जाता था। उस समय से ही हमारे भारतीय सब जानते थे इसके बारे में और यहाँ पर ये सभ्यता सिखाने चले थे, ठीक। आगे है कि विभिन्न कुलों के प्रतिनिधियों का संसद, ठीक है, यानी कि बज्जी महाजनपद जो था एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता था और यहाँ पर विभिन्न कुलों के यानी कि 8 कुलों के प्रतिनिधियों का संसद था। कहा जाता है कि इस यहाँ पर यानी कि उस महाजनपद के हर परिवार से एक सदस्य यहाँ पर क्या होता था, इसके मेंबर होता था संसद का, ठीक है। तो इसमें कितने लगभग हो जाते थे, तो यहाँ पर चर्चा आता है कि 7,707 सदस्य इस संसद में होते थे, ठीक। उसके बाद कहा जाए कि नगर वधु यानी कि राज नर्तकी की चर्चा भी आती है बज्जी महाजनपद से, ठीक है। तो कौन थी, तो आम्रपाली थी, ठीक, आम्रपाली यहाँ की रॉयल डांसर थी, नगर वधु थी, ठीक है, इसकी चर्चा आता है। अगर ये कहा जाए कि आम्रपाली किस गणराज्य से थी, तो ठीक है, तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से थी, ठीक, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से थी। और इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद अगले फैक्ट में जो हम आते हैं काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस गणराज्य के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध वैशाली गए थे। तो आप जानते हैं वैशाली जाने की जब बात आती है तो वैशाली जो है कि वैशाली में कौन सा गणराज्य था, तो लिच्छवी गणराज्य था, तो लिच्छवी के निमंत्रण पर ही गए होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो लिच्छवियों ने सबसे पहले यानी कि बज्जी महाजनपद में महात्मा बुद्ध को क्या किए थे,
निमंत्रण किए थे और वहां पर उस निमंत्रण के तहत महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले वहां पर गए थे। कहां पर गए थे? लिच्छवी गणराज्य यानी कि वैशाली गए थे। ठीक है, अगले टॉपिक में है कि किसने बज्जी संघ पर या बज्जी महाजनपद पर आक्रमण किया। तो बज्जी महाजनपद पर आक्रमण करने की जब बात आती है तो यह कौन है? अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। अब जानते हैं कि अजातशत्रु जो है बिंबिसार का, हर्यक वंश के पहला शासक बिंबिसार के पुत्र हैं। ठीक है, और यह भी काफी साम्राज्यवादी शासक हैं। और इस तरह से देखा जाए तो अजातशत्रु का यह दूसरा युद्ध का अभियान होता है। ठीक है, बज्जियों पर आक्रमण का दूसरा अभियान होता है। इसके पहले उन्होंने कौशल नरेश प्रसंजित पर आक्रमण कर चुके थे और उसके बाद यह बज्जी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पर आक्रमण करते हैं, और जो कि इनका यानी कि युद्ध अभियान में देखा जाए तो दूसरा क्रम होता है। किसने गया था? अजातशत्रु ने आक्रमण किया था। ठीक, उसके बाद है कि बज्जियों में फूट किसने डाला। देखा जाए जब अजातशत्रु वहां पर आक्रमण करने जा रहे थे तो बज्जी महाजनपद इतने बड़ा था और यहाँ पर हर तरह से प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी। ठीक है, कि इनका किसी भी तरह का वहां पर मतलब कि युद्ध करने का एक औचित्य ही नहीं बन पाता था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे काफी डरे रहते थे। तो सोचे कि जब तक उन पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, ठीक है, तब तक हम यहाँ पर अपने साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इतने बड़े गणराज्य पर उन्होंने एक फूट डालने का काम किया कि वहां पर उनके संघ में जो संघ है 8 कुलों का, उसमें फूट डाला जाए। तो फूट डाला गया। ठीक है, किसके द्वारा? यानी कि बज्जियों में फूट किसने डाला? तो यहाँ पर नाम आता है वस्कार। वस्कार, या एक और शब्द आता है वस्कार के बारे में, ऐसे भी रहता है वस्कार। ये कौन थे? यह मंत्री थे। किसके? हर्यक वंश में यह मंत्री थे अजातशत्रु के, और अजातशत्रु के मित्र भी थे। ठीक है, तो अजातशत्रु ने वस्कार को वहां भेजा था बज्जी महाजनपद में, और वहां जब गए तो उनमें क्या किया? फूट डाल दिया। अब फूट डालने के बाद हर एक जो कुल का वहां सदस्य जो होते थे, ठीक है, सब आपस में क्या हो गया? दुश्मनी वहां पर मान लिए, और इस तरह से सब एक दूसरे में लड़ने झगड़ने लगे। और उसके बाद अजातशत्रु का यहाँ पर क्या हुआ? यानी कि एक माहौल मिल गया आक्रमण करने का, और वहां पर जाकर आक्रमण किए। देखा जाए तो सैनिक छावनी के रूप में यहाँ पालीग्राम, कुसुमपुर या पुरुषपुर के नाम की चर्चा होती है। ठीक है, और ये क्या है? यानी कि सबसे पहले बज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहां पर अभियान चालू करने के पहले अजातशत्रु ने सोचा कि एक छावनी, सैनिक छावनी वहां उसके आसपास बनाया जाए। और इसके तहत इस दौरान क्या किया गया कि पालीग्राम, पटना जो आज प्रचलित है, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? पालीग्राम, या कुसुमपुर गांव भी कह सकते हैं, पुरुषपुर गांव भी कह सकते हैं, और ये नाम आता है 3। ठीक है, यानी कि पटना का पुराना स्थान इन्हीं नामों से जाना जाता था। और इसी स्थान पर क्या किया गया था? सैनिक छावनी बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर सैनिक छावनी जो बनाया गया था, वह सैनिक छावनी 2 लोगों के देखरेख में बनाया गया था। अस्किंद नहीं, सोनिधा और वर्षकार। सोनिधा और वर्षकार। वर्षकार तो देख ही रहे हैं कौन है ये? वर्षकार यानी कि मंत्री हैं, अजातशत्रु के एक मंत्री के रूप में काम करते थे। और सोनिधा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और इन्हीं लोगों के देखरेख में यहाँ पर क्या बनाया गया था? सैनिक छावनी। क्यों बनाया गया था? यानी कि बज्जियों से युद्ध करने के लिए बनाया गया था। यानी कि सैनिक छावनी वहाँ पर नजदीक रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पर आक्रमण करने में आसानी होगी। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो पालीग्राम जो पहले यानी कि सैनिक छावनी के रूप में हुआ करती थी, वह धीरे धीरे क्या हुआ? पाटलिपुत्र में कन्वर्ट हुआ, और आगे बढ़कर यानी कि शेरशाह के समय वह पटना हो गया, और तब से पटना का नाम वहां से आज तक भी पटना ही नाम है। ठीक है, तो इसकी कहानी ये होती है। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 2 नए हथियार का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा 2 नए हथियार का प्रयोग। यानी कि इसमें 2 नए हथियार कौन कौन है? तो एक नाम आता है रथ मुसल, और एक है महाशिला कंटक। महाशिला, शिला का मतलब है पत्थर, महाशिला बड़े बड़े पत्थर, रथ मुसल, ठीक है, और महाशिला कंटक 2 यहाँ हथियार का लेटेस्ट यहाँ पर
हथियार का प्रयोग किया गया था। और जब ये दोनों हथियार युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ से जब बड़े बड़े पत्थर को फेंका जा रहा था, ठीक है, तो वैदिक संघ वाले ये घबरा गए कि ये कौन सा हथियार अजातशत्रु लेकर आया है, ठीक है। रथ मुसल भी इस तरह से देखा जाए तो ये क्या था, यानी कि ये भी एक हथियार था, ठीक है। और इस तरह से गाजर मूली की तरह काटते हुए सेनाओं को, यानी कि बजियों की सेनाओं को काटते हुए आगे बढ़ता था। यानी कि इसकी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो रथ मुसल और महाशिलाकंटक के बारे में, तो अगर आप बाहुबली पिक्चर यानी कि देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें आप जो देखे होंगे बाहुबली का, तो उसमें जिस तरह का भल्लाल देव रथ लेकर चलता था, ठीक है, तो उस तरह का ये रथ मुसल था। महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर जिस तरह से वहां से फेंका जाता था, ठीक है, युद्ध करने के लिए, तो उस तरह का यहाँ पर यानी कि वही उसी तरह का मैंने यहाँ पर एक दृश्य आता है, ठीक है। तो इसको रथ मुसल और महाशिलाकंटक दो नए हथियार का प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखा जाए तो युद्ध कितने वर्षों तक चला, आप देख सकते हैं कि युद्ध कितने वर्षों तक चला, यानी कि कहने का मतलब है कि यह 16 वर्षों तक लगातार युद्ध होते रह गया, ठीक। अब जानते हैं कि अशोक कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध जो किया था उसमें ज्यादा समय नहीं लगा था, ठीक है। और कलिंग के युद्ध के द्वारा उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म, यानी कि इतना नरसंहार हुआ था कि उससे हृदय द्रवित हुआ और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन यहाँ तो 16 वर्ष का युद्ध चला है, यहाँ पर सोचिए कि कितना नरसंहार हुआ होगा, लाखों के संख्या में लोग मारे गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। 16 वर्षों तक युद्ध चलने का मतलब है कि बहुत बड़ा यहाँ पर युद्ध किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो 16 वर्षों तक चला, ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आम्रपाली कौन है, इसकी चर्चा हो चुकी है, ने किसके तरफ से युद्ध किया था। आम्रपाली कहाँ की थी, लिच्छवी गणराज्य वैशाली क्षेत्र की थी। तो इसने वैशाली की तरफ से अजातशत्रु के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध अभियान में भाग लिया था, इसने भी युद्ध किया था, ठीक। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आता है, ठीक है, कि कौन सा सन्यासी युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, यानी कि ये बज्जी पर जो आक्रमण किया गया था अजातशत्रु के द्वारा और ये जो युद्ध चला 16 वर्षों तक, इसमें कौन सा सन्यासी युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, ठीक है। तो आप इसमें जान सकते हैं मस्करी का पुत्र मखली गोसाल, वही मखली गोसाल जिसने आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था। ये मखली गोसाल जो है महात्मा यानी कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर जो थे, ठीक है, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था तो उस समय जब आगे चलकर जब सन्यासी ग्रहण किए तो उनके साथ ये 6 साल तक रहे, कौन, मखली गोसाल। लेकिन कुछ इनको लगा कि ऐसा कुछ मतलब कि एक जीवन का एक सही उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा है, ठीक है। तो मखली गोसाल उनके 6 वर्षों तक साथ रहने के बाद वहां से भाग गए थे, ठीक है, और अलग जाकर एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। और यही व्यक्ति जो है किसके पुत्र हैं, मस्करी के पुत्र हैं, इस युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बजियों के बारे में सारा कुछ हम लोगों ने न्यूज जाना और बहुत सारा फैक्ट हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो इस तरह का अगला सीरीज देखने के लिए, यानी कि अगले जनपद महाजनपद के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे जो चैनल है, ठीक है, इसको आप जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और हमारे जो ये ऐप है, ठीक है, इसको डाउनलोड कीजिए। और इस तरह से आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए काफ़ी आपके लिए कारगर होगा। तो थैंक यू।